हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म GME। और आज एज प्रॉमिस्ड GME आपके लिए लेकर आया है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें इस चैप्टर की कवर की थी, इंक्लूडिंग द कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स लाइक बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। और आज पार्ट 2 में हम लोग इस चैप्टर को पूरा खत्म करने वाले हैं, राइट? तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि मेजर आपकी 5 टाइप्स की होती है। एज यू ऑल कैन सी हियर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। वन बाय वन इन हर एक रिएक्शंस को हम लोग क्लियर करने वाले हैं और इस चैप्टर को फटाफट से खत्म करने वाले हैं, राइट? चलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे पहला टाइप होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। दोज केमिकल रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस। क्या कहने का मतलब है इसका? जब आप 2 सब्सटेंसेस को एक साथ लेते हैं और उनको एक केमिकल रिएक्शंस के अंदर एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाते हैं, तो वो एक सिंगल प्रोडक्ट या फिर एक से ज्यादा प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, और यही होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोला मैंने? कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी एक ऐसी रिएक्शन होती है जहां आप 2 सब्सटेंसेस को लेकर एक साथ रिएक्ट करवाते हैं और आपको एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। When 2 or more reactant react with each other, जहां पर एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट क्या करते हैं? एक साथ रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट आपका फॉर्म कर देते हैं। ये होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहां पर हम लोग 3 मेजर एक्टिविटीज पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहली है बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन, राइट? हम लोग क्या करते हैं, एक 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन को लेते हैं, राइट? अब सबसे पहले हमारा स्टेप होता है इस मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना। हम लोग इसको सैंड पेपर की हेल्प से क्लीन कर लेते हैं। इसको क्लीन करने के बाद अब क्वेश्चन हमारा बनता है कि वाई क्लीन, हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं? इसका आंसर होगा क्योंकि मैग्नीशियम रिबन के अंदर या मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम की एक लेयर जमा होती है, जिसकी वजह से वो जलने में दिक्कत करती है। इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग उसको क्लीन कर देते हैं। उसको क्लीन करने के बाद हम लोग इसको बर्न करना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही हम लोग इसको बर्न करते हैं, वी सी अ थिंग कि हम लोगों को एक वाइट डैजलिंग फ्लेम देखने को मिलती है। वाइट डैजलिंग फ्लेम देखने को मिलती है, यानी बहुत ही ज्यादा चमकदार एक लाइट देखने को मिलती है जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने के बाद जला देते हैं। रिएक्शन क्या होगी इसकी? जब हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं तो हमें मिलता है MgO विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपकी प्रॉपर रिएक्शन होती है। और याद रखना, ये जो MgO है, जो हमें व्हाइट डैजलिंग फ्लेम मिला है, जो हमें सब्सटेंस मिला है, वो है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है? तो मैग्नीशियम को जब आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर रहे हो तो आपको मिल रहा है MgO विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट कलर की एक ऐश होती है। ओके, इसके बाद आपकी आती है रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर। क्विकलाइम क्या होता है? CaO, ये होता है आपका क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। अब जब आपका कैल्शियम ऑक्साइड CaO रिएक्ट करता है H2O यानी कि वाटर के साथ, तो ये आपका फॉर्म करता है स्लेक्ड लाइम, CaOH की होल ट्वाइस। ये क्या है आपका? दिस इज योर स्लेक्ड लाइम। और बहुत सारी हीट इस रिएक्शन में आपको बाहर निकलती हुई नजर आती है, और इसीलिए ये रिएक्शन आपकी होती है कॉम्बिनेशन प्लस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मैम एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब आगे पढ़ेंगे इसको भी। एक्सो का मतलब बाहर और हीट का मतलब, ये थर्मिक का मतलब हीट। क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर कि आपको जब हीट बाहर निकलती हुई दिखती है तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, राइट? अब जो आपका CaO है यानी कि क्विकलाइम है या फिर कैल्शियम ऑक्साइड है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये हाईली विग्रस होता है, ये टेम्परेचर को रेज कर देता है, राइट? और फॉर्म करता है स्लेक्ड लाइम विच इज CaOH की होल ट्वाइस, और बहुत सारी हीट हमें देखने को मिलती है, यानी रेज इन टेम्परेचर हमें देखने को इसके अंदर मिलता है। ये हो गई हमारी दूसरी एक्टिविटी। तीसरी एक्टिविटी हमारी होती है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ये होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये आपका फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, क्यों इसको हम लोग यूज करते हैं, बताती हूँ। देखो, हम लोग लेते हैं CaOH विच इज आवर स्लेक्ड लाइम। क्या होता है ये?
हम लोग स्लेक्ड लाइम की एक लेयर को अपने घर की दीवारों पर उन पर एक लेयर लगा देते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी CO2 भी प्रेजेंट होती है, तो यही CO2 जब स्लोली इस CaOH की होल ट्वाइस यानी स्लेक्ड लाइम के साथ रिएक्ट कर लेती है, तो ये फॉर्म करती है CaCO3। यानी कि जब आपका स्लेक्ड लाइम हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो ये फॉर्म करता है CaCO3 प्लस H2O। और ये CaCO3 हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमारी वॉल्स को एक शाइनी फिनिश देता है। क्या देता है? शाइनी फिनिश देता है। ओके, तो इसी के साथ हम लोगों की 3 एक्टिविटीज जो है वो बिल्कुल डन हो चुकी हैं। सबसे पहला बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन, जिसमें कि आप लोग एक 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन लेते हो, उसको क्लीन करते हो ताकि MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो एक लेयर है आप उसको वहां से रिमूव कर सको। आपको व्हाइट डार्जलिंग फ्लेम मिलता है और व्हाइट ऐश आप लोगों को एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलती है। दिस इज ऑल अबाउट मैग्नीशियम रिबन। सेकंड आप लोग पढ़ते हो क्विक लाइम की रिएक्शन विद वाटर। इसमें हम लोग क्या करते हैं क्विक लाइम को लेते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं और हम लोगों को स्लेक्ड लाइम की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। साथ में बहुत सारी हीट हम लोगों को बाहर देखने को मिलती है। थर्ड हमारे पास आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं स्लेक्ड लाइम की एक लेयर को अपनी घर की दीवारों पर लगा देते हैं और जो आसपास की हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट होती है, ये क्या करती है धीरे धीरे उसके साथ रिएक्ट कर लेती है और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को फॉर्म कर लेती है, जो एंड में हमें क्या देता है शाइनी फिनिश, हमारी घर की वॉल्स को शाइनी फिनिश देता है। चलो नेक्स्ट हमारे पास है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप लोगों ने अभी पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें कि क्या था मैंने एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट को लिया, दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को लिया, एक साथ उन्हें रिएक्ट करा के मैंने एक प्रोडक्ट को फॉर्म कर दिया। ये हमारी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल इसका ऑपोजिट होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग क्या देखते हैं कि आपके जो सब्सटेंसेज हैं, एक सब्सटेंस को हम लोग 2 या फिर 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक कर देते हैं। इसमें आपके एक सब्सटेंस को एक या फिर एक से ज्यादा सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक कर दिया जा रहा है थ्रू गिविंग एनर्जी। अब यही जो एनर्जी होती है ये 3 तरीकों से दी जाती है या फिर 3 तरीकों की होती है। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि हीट, जब आप हीट एनर्जी दे रहे हो इस सेम रिएक्टेंट को और जब ये प्रोडक्ट आपके टूट रहे हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन आपको देखने के लिए मिलता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हुई नजर आती है। थर्ड है आपके पास फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, इसमें आप सनलाइट या फिर लाइट के इन्फ्लुएंस के थ्रू डिकम्पोजिशन रिएक्शन को होता हुआ देखते हैं। चलो वन बाय वन इन सबको पढ़ते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की ऑफ कोर्स मैंने डेफिनेशन आप लोगों को बता दी है। द कन्वर्जन ऑफ अ सिंगल कंपाउंड, जब आप एक सिंगल कंपाउंड को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस, तो वो आपकी होती है डिकम्पोजिशन यानी कि टूट जाना। द ब्रेक डाउन व्हेन वन सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू 1 और मोर प्रोडक्ट, तो वो क्या होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, पहले आते हैं हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन पर। थर्मल, देखो जहां कहीं भी आपको थर्मल वर्ड दिख जाए ना, इसका मतलब होता है हीट। कहीं भी अगर आप थर्मिक थर्मल कुछ भी ऐसा वर्ड देख रहे हो, इसका मतलब है कि वहां पे आपको हीट का इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिल रहा है। अब थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब है कि यहां पर आप हीट एनर्जी का इन्फ्लुएंस देखते हैं और उसके थ्रू आपकी क्या होती है सब्सटेंस का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जब मैंने इसको हीट करती हूँ, जब मैं इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करवा रही हूँ, तो मुझे कैल्शियम ऑक्साइड अपना दिखता है प्लस CO2 अपनी दिखती है। तो ये एग्जाम्पल है हीट एनर्जी के थ्रू डिकम्पोजिशन रिएक्शन को परफॉर्म करने का। राइट, दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्विक लाइम विच इज एन इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस इन मैनी इंडस्ट्रीज। यानी कि जो आप लोगों का ये क्विक लाइम है, CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम आता है बहुत सारे नए नए सब्सटेंसेस को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन को परफॉर्म किया, जिसके थ्रू हम लोगों को बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस जो हमारी दूसरी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं वो मिलते हैं। अब यहाँ पर भी हम लोग 2 एक्टिविटीज अपनी मेजर देखते हैं। पहली होती है फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन, ये आपकी होती है 2 स्टेप्स में। ये बात जरूर ध्यान रखना, ये आपकी होती है 2 स्टेप में। पहला आपका स्टेप होता है जहां पे आप FeSO4 को 7
मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ ले रहे हो, अब इसको आप क्या कर दे रहे हो, हीट कर दे रहे हो, क्योंकि आप थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ रहे हो, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हीट का इन्फ्लुएंस रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आपकी मिलेगी FeSO4, पानी इसका साथ यहाँ पे छोड़ देगा, राइट। इसके बाद ये आपकी होती है ग्रीन कलर की, और वाटर की एब्सेंस होने के बाद ये आपको मिल जाती है व्हाइट कलर की। अब FeSO4 को जब आप सेकेंड स्टेप में फर्दर हीट करते हैं, FeSO4 को जब आप फर्दर हीट करते हैं तो आपको मिलता है Fe2O3, और ये क्या है, ये है फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड नाम का एक सब्सटेंस हमें मिल गया है, और इसके साथ हमें मिलती है SO2 प्लस SO3। ये हमारी एसिडिक गैसेस होती हैं। कैसी गैसेस होती हैं, एसिडिक गैसेस होती हैं। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो हम लोगों ने फेरस सल्फेट की एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन को परफॉर्म किया है, जिसमें हम लोगों ने FeSO4 के साथ 7 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, किसके, वाटर के। उनको हीट करके हमको दिखा कि FeSO4 अकेला पड़ गया है जो कि व्हाइट कलर का है। अब इसको जब हम लोग फर्दर हीट करते हैं तो हमें मिलता है Fe2O3 जो कि क्या है, फेरिक ऑक्साइड है, और इसके साथ साथ हमें SO2 एंड SO3 देखने के लिए मिलते हैं, जो कि दो गैसेस होती हैं और जिनका नेचर हमारा होता है एसिडिक। ये है हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। एक और हम लोग पढ़ते हैं लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट को लेते हैं PbNO3 की होल ट्वाइस, ये है आपका लेड नाइट्रेट। जब आप इसको हीट कर देते हो, क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन है ऑफ कोर्स, तो हम लोग इसको हीट कर दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा PbO। मैम PbO क्या है, ये लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड ये आप लोगों को इसकी मेजर फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है, प्लस NO2, नाइट्रोजन के ब्राउन कलर के फ्यूम्स आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, और साथ में ऑक्सीजन की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपकी होती है एक रिएक्शन किसकी, लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन की। लेड नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन की। ओके ग्रेट, ये होती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में थर्मल डिकम्पोजिशन का पोर्शन कंप्लीट विथ 2 रिएक्शंस। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन पे। इलेक्ट्रोलाइटिक एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का आप लोगों को इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आपके सब्सटेंसेस ब्रेक करते हैं और हमें अलग अलग सब्सटेंसेस मिलते हैं। अब यहाँ पर आप लोग मेजर इसी रिएक्शन को देखोगे, अपने वाटर की रिएक्शन को, राइट। अब आप क्या करते हो, यहाँ पे सिंपली एक बीकर लेते हो, उस बीकर के अंदर आप 2 उल्टी टेस्ट ट्यूब्स को डाल देते हो, जिसमें एक साइड आप कैथोड और एक साइड एनोड लगा देते हो, और इनको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। एक आपकी होती है कैथोड और एक आपकी होती है एनोड। एनोड आपकी पॉजिटिव चार्ज की होती है, कैथोड आपकी नेगेटिव की होती है। अब जब आप लोगों ने इसको इलेक्ट्रिसिटी से, यहाँ पे बेसिकली आपका पानी होता है, क्या होता है, पानी होता है, लेकिन पानी में हम लोग क्या करते हैं, एसिड डाल देते हैं, कुछ ड्रॉप्स हम लोग एसिड की डाल देते हैं। ठीक है, H2O वाटर प्लस एसिड। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारा डाइल्यूट वाटर होता है ना, बिल्कुल डाइल्यूट जो आपको वाटर देखने को मिलेगा, बिल्कुल सॉरी डिस्टिल्ड जो वाटर आपको देखने के लिए मिलेगा एकदम प्योर, उसके अंदर आयंस नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती हुई दिखती ही नहीं है। तो आयंस का एक्सचेंज करने के लिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने के लिए हम लोग उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने एसिड को ऑफ कोर्स यहाँ पर ऐड कर दिया है, और इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें जब हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई है तो हमें कैथोड पर हाइड्रोजन की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है और एनोड पर ऑक्सीजन की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। और यही है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू क्या देख रहे हैं, वाटर का ब्रेकडाउन, वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन देख रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। एन इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें की इन विच एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि जो आपकी डिकम्पोजिशन होती है, टूटना होता है, डिकम्पोज होना होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसी के साथ हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन खत्म होती है, और अब हम लोग आते हैं फोटोलिटिक के ऊपर। ठीक है, जहां पर भी आपको फोटो वर्ड सुनाई दे जाए, इसका मतलब है लाइट की बात हो रही है या फिर सनलाइट की बात हो रही है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जहां कहीं भी थर्मल वर्ड यूज होता है मतलब हीट, और जहां कहीं भी आपका फोटो वर्ड आता है इसका मतलब है सनलाइट का, उसमें कहीं ना कोई काम जरूर है। चलो, इसमें आप 2 मेजर रिएक्शंस पढ़ सकते हैं इसके इन्फ्लुएंस को पढ़ने के लिए, लाइट के इन्फ्लुएंस को पढ़ने के लिए। पहला हमारा है AgCl। जब आप AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को हीट में, सनलाइट में रख देते हो ना, सनलाइट के इन्फ्लुएंस में रख देते हो,
तो क्योंकि ये व्हाइट कलर की होती है बिल्कुल स्टार्टिंग में, और जब आप इसको सनलाइट के इन्फ्लुएंस में डाल रहे हो तो Ag प्लस Cl2 ब्रेक हो रहा है और इनका कलर आप लोगों को ग्रे देखने के लिए मिलता है। व्हाइट से ग्रे कलर की आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इसकी हो जाती है। सेम आप लोग देखते हो AgBr में, AgBr में यहाँ पे क्या है, सिल्वर ब्रोमीन है, Ag प्लस Br। यहां पर आप लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है, अगेन ये भी हमारा व्हाइट कलर का होता है और इसका कलर हम लोगों को ग्रे देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपकी होती है जब आपकी सनलाइट का या फिर लाइट का इफेक्ट डल जाता है और जिसकी वजह से आपको ये दिखता है कि यहाँ पर सनलाइट की या फिर लाइट के इन्फ्लुएंस के थ्रू आपके सब्सटेंसेस का कलर चेंज हो रहा है या फिर कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रही है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट और सनलाइट। वेरी गुड। अब यहां पर एक और चीज आती है, एक क्वेश्चन बनता है कि हम लोग डार्क बॉटल्स में AgCl को या फिर AgBr को स्टोर करके रखते हैं। तो क्यों रखते हैं, क्योंकि सनलाइट का जो इन्फ्लुएंस है या फिर लाइट का जो इन्फ्लुएंस है ताकि वो इन सब्सटेंसेस पर ना पड़े। अगर वो पड़ेगा तो ये केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर लेंगी और केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते ही हमारा क्या हो जाएगा, AgBr और AgCl जो है वो ब्रेक कर जाएगा, राइट। और इसके अलावा ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है किसको, AgCl को और AgBr को। इसके साथ हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी खत्म हो जाती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। दिस इज योर सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आप लोग क्या चीज देखते हो कि यहाँ पर आपके जो आयंस होते हैं वो चेंज कर देते हैं, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका A है और ये आपका B है और ये आपका C है। यहाँ पर क्योंकि हमारा जो C है वो ज्यादा रिएक्टिव है तो वो A को डिस्प्लेस कर दे रहा है और B के साथ आकर अपना बॉन्ड क्रिएट कर ले रहा है। ये आपकी होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल से पहले हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। ये आपकी एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। यहाँ पर जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, जो सबसे नीचे है वो सबसे कम रिएक्टिव है। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, बेरियम, ये सब आपके ऊपर वाले जितने भी हैं ये आपके मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं और जो नीचे वाले हैं ये आपके लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे भी आप लोग दो रिएक्शंस पढ़ते हो। कितनी रिएक्शंस पढ़ते हो, दो रिएक्शंस पढ़ते हो। सबसे पहले आप लोग एक टेस्ट ट्यूब लेते हो। इस टेस्ट ट्यूब में आप लोग CuSO4 जो कि नेचुरली ब्लू कलर का होता है एक सॉल्यूशन को डालते हो और इस सॉल्यूशन के अंदर फिर आप लोग आयरन की एक नेल डाल देते हो। क्या डाल देते हो, Fe, आयरन की एक नेल डाल देते हो। तो देखो CuSO4 जब आप लोगों ने आयरन को उसके अंदर डाला तो धीरे धीरे आयरन जो होता है ये Cu को डिस्प्लेस कर देता है और हमारा क्या फॉर्म होता है, FeSO4 प्लस Cu हमारा डिस्प्लेस हो जाता है। तो यहां पर आप लोगों ने क्या देखा है, यहां पर आपकी Fe ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया है और रीजन इसका क्योंकि देखो Fe आपकी कहां है, Fe आपकी ऊपर है और Cu आपकी नीचे है। तो क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है इसने लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है। एक और ऐसी आपकी रिएक्शन हमें इसी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलती है जो कि हमारी है कि हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है। एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर हम लोगों ने H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को डाल दिया और यहाँ पे कुछ जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए। क्या डाल दिए हैं, जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए हैं। तो H2SO4 जब ये जिंक के ग्रैन्यूल्स आपके रिएक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, ZnSO4 प्लस H2 को ये बाहर निकाल देंगे। अगेन द रीजन इज कि आपका Z जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है और जो आपका H है वो लीस्ट रिएक्टिव है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहां पर आपको लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। इसमें आप डबल डबल आयंस का डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। ये A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है। जो आपकी A है ये D के साथ बॉन्ड बना लेगी और जो B है वो C के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा। दिस इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पे आने से पहले मैं आप लोगों को एक रिएक्शन बता देती हूँ। Na2SO4 प्लस BaCl2 क्या है, ये सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। दिस इज योर सोडियम सल्फेट और ये है आपकी बैरियम क्लोराइड।
जब आप लोगों ने इनकी एक साथ रिएक्शन कराई है तो ये जो आपका Na2 है ये Cl2 के साथ अपना अगेन फॉर्मेशन कर लेगा, NaCl फॉर्म हो गया है। और इसके बाद है आपका Ba और SO4, जब ये आपस में मिलेंगे तो BaSO4 जो कि है आपका एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट PPT। और PPT क्या होता है, मैंने पार्ट 1 में आप लोगों को बताया था। PPT एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इनसोल्यूबल होता है वाटर के अंदर या फिर सेमी सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर। तो यहाँ पर यह आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि सोडियम सल्फेट जो है आपका, जब वो बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है तो सोडियम Cl के साथ बॉन्ड बना रहा है और SO4 Ba के साथ, जिसके थ्रू आप लोगों को डबल डिस्प्लेसमेंट का जो एग्जाम्पल है वो देखने को मिलता है। तो इसके साथ हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी अपनी खत्म कर देते हैं विद सिंगल एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं रिएक्शन बेस्ड अपॉन एनर्जी का एक्सचेंज। देखो दो तरीकों की बहुत ज्यादा आप लोगों ने इस चैप्टर में सुना होगा, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहीं पे इनको एक्सप्लेन कर देती हूं मैं। एंडो में आता है इन मतलब अंदर इन मतलब अंदर, और एक्सो यानी एक्स मतलब बाहर, राइट। तो देखो थर्मिक मैंने तुम लोगों को बताया कि जहां पर भी थर्मिक या थर्मल वर्ड आता है मतलब हीट एनर्जी, ठीक है, हम लोग हीट की बात कर रहे हैं। तो जब आपकी हीट को अंदर लिया जाएगा, हीट को अंदर एब्जॉर्ब किया जाएगा किसको, हीट को, तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। और जब आपकी हीट को बाहर निकाला जाएगा, एक्स आउट बाहर निकाला जाएगा, तो वो आपकी एक्सोथर्मिक नाम की रिएक्शन हो जाएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपके एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक पर बनते हैं, एक एक करके इनको भी देखते हैं हम लोग। देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें कि आपको हीट को अब्जॉर्ब होता हुआ आप लोग नोटिस कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी होते हैं एंडोथर्मिक के और एक्सोथर्मिक के भी। एक्सोथर्मिक अगेन डेफिनेशन देख लेते हैं पहले, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिसमें कि हीट जो होती है वो बाहर निकलती है। देखो इसके एग्जांपल्स देखो, यहाँ पर ऑफ कोर्स आप लोगों ने एक रिएक्शन देखी CaO प्लस H2O। यहाँ पर मैंने तुम लोगों को बताया कि CaOH की फॉर्मेशन हो रही है और आपको हीट बहुत ज्यादा बाहर निकलती हुई दिख रही है। तो अगेन अगर हीट एनर्जी आपकी बाहर निकल रही है तो वो एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल होता है। एक बार इसको लिख लेते हैं हम लोग, इन सारे के सारे एग्जाम्पल्स को एक्सोथर्मिक के, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है और यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। एग्जाम्पल्स में सबसे पहला रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विकलाइम की रिएक्शन, ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल, ठीक है। तीसरा हम लोग रेस्पिरेशन को भी देखते हैं। रेस्पिरेशन मतलब ऑफ कोर्स इसमें जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी फूड एनर्जी है, ऑफ कोर्स जो आपकी एनर्जी के थ्रू जो आपकी बॉडी एनर्जी को रिलीज करती है वो रेस्पिरेशन की फॉर्म में तो करती है। तो यहाँ पर भी आपको एनर्जी बाहर निकलती हुई दिख रही है, और जैसे ही आपको एनर्जी बाहर निकलती हुई दिख रही है तो उसका साफ मतलब है कि यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपकी जगह ले रही है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपकी जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आपकी जितनी भी हैं वो सारी की सारी आपकी क्या हो जाती है, एंडोथर्मिक के अंदर आ जाती हैं। क्यों, उनका रीजन क्या है, क्योंकि उनमें जितने भी आपके सब्सटेंसेस ब्रेक कर रहे हैं वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल है इसमें भी, बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस। तो आपकी जो नेचुरल गैस है जब वो बर्न करती है तो वो भी बहुत सारी एनर्जी को रिलीज करती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या देखते हैं कि वहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हो रही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ऑक्सीडेशन पर। अब हम लोग चैप्टर की एंडिंग पर ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाता है। एडिशन किसका होता है, ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। एग्जाम्पल, सिंपल से एग्जाम्पल से समझेंगे। C+O2 CO2 क्या हुआ, यहाँ पे C अकेला था लेकिन रिएक्शन के बाद C को ऑक्सीजन मिल गया, और जैसे ही ऑक्सीजन मिल गया तो क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया है। गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन, सिंपल। इसके बाद आप लोगों के पास रिडक्शन में हम लोग क्या देखते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट। आप लोग हाइड्रोजन का एडिशन देखते हो और ऑक्सीजन का रिमूवल देखते हो। ये है आपके पास
आपके पास एडिशन आप लोगों को देखने को मिलता है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का आप लोगों को देखने को मिलता है रिमूवल। ठीक है, एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया NH3। यहां पर देखो आप लोगों को हाइड्रोजन जो है वो फॉर्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एंड आई होप यहां तक आप लोगों को बिल्कुल ये सब चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इंडिविजुअली। लेकिन आप एक और यहां पर, चलो आते हैं हम लोग अब अपने रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर। रिडॉक्स रिएक्शन में एज द नेम सजेस्ट, क्योंकि यहां पर आप लोगों को री यानी रिडक्शन प्लस ऑक्स यानी कि ऑक्सीडेशन, तो जहां पर आप लोगों को रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ देखने को मिलेगा, ऐसी रिएक्शंस होती हैं आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एक हम लोगों ने अभी एक एक्टिविटी पढ़ी थी, जिस एक्टिविटी में हम लोग CuSO4 को ले रहे थे विद Fe। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ था, FeSO4 फॉर्म हो गया था और Cu बाहर निकल गया था। कौन सी है ये, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। अब यहां पर देखो CuSO4, यहां पर आप लोगों को ऑलरेडी ऑक्सीजन अपने साथ देखने को मिल रहा है, तो CuSO4 में क्या है, यहां पर रिडक्शन हो रहा है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। और यह है आपका Fe, यहां पर आप लोगों को इधर ऑक्सीडेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां पर आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी देख सकते हैं। तो ऑफ कोर्स आपकी एक ही रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी है और ऑक्सीडेशन भी है, और ऐसी ही रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। आई होप आप लोगों को रिडॉक्स रिएक्शन तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इनके इफेक्ट पढ़ते हैं अपनी डेली लाइफ में। सबसे पहला दो टॉपिक्स पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला आपका होता है कोरोजन और दूसरा आपका होता है रेंसिडिटी। कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, मेटल का करोड होना, किसी भी सब्सटेंस का करोड होना। अब करोड होने के बहुत सारे या फिर खराब होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला आपका एयर, जो हमारे आसपास मॉइस्चर होता है, एयर होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है, हमारे सब्सटेंसेस उसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो एक लेयर होती है वो खत्म होने लगती है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। तो ये आपका होता है कोरोजन। ठीक है, जिसमें आपके मेटल्स जो होते हैं वो करोड होने लगते हैं ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर या फिर मॉइस्चर। ओके, इसके बाद है आपके पास रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, ऑयल कंटेनिंग जो आपके फूड होते हैं, ऑयल कंटेनिंग फूड का बेकार हो जाना, ऑर्डर, उनकी स्मेल जो होती है, उनका जो टेस्ट होता है वो खराब हो जाता है। क्यों, क्योंकि उन लोगों उनके अंदर क्या होते हैं, ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, इसीलिए हम लोग प्रिवेंटिव्स लेते हैं बेसिकली, ताकि हमारा खाना जल्दी से खराब ना हो जाए। ठीक है, तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ये। पहला आपका कोरोजन है। कोरोजन में आप लोग मेटल का या फिर किसी भी सब्सटेंस का करोड होना देखते हो। ठीक है, जब आपकी आयरन करोड हो जाती है, जब आपकी आयरन करोड हो जाती है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, उसका एक प्रॉपर नाम होता है विच इज रस्टिंग। रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं ना, आयरन में जंग लग गई, लोहे में जंग लग गई, है ना, ये आपका आयरन होता है। आयरन में आपकी जब करोड हो जाता है तो वो रस्टिंग हो जाती है। और इसके बाद है आपके पास सिल्वर। जब आपकी सिल्वर करोड होने लगती है तो उसको हम लोग बोलते हैं टार्निशिंग। क्या बोलते हैं, टार्निशिंग। जब आपकी सिल्वर काली होने लगती है, या फिर जो आपका तांबा होता है Cu कॉपर, ठीक है, वो भी जब आपका करोड होने लगता है तो वो टार्निशिंग हो जाता है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। तो ये कोरोजन और रेंसिडिटी की बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है हमारा रस्टिंग का वो है कोरोजन ऑफ रस्टिंग। ठीक है, सॉरी, करोजन का मेजर जो एग्जाम्पल है दैट इज रस्टिंग, जहां पे आप लोग क्या देखते हो, आयरन का कोरोजन देखते हो, यानी आयरन जब आपकी धीरे 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 कोरोड होने लग जाती है, जब आपकी डिस्ट्रॉय होने लग जाती है थ्रू व्हाट, कोरोजन। ओके, इसके बाद अगेन यहाँ पर कॉपर के लिए भी बोला गया है, जब आपके कॉपर ऑब्जेक्ट जो होते हैं जब वो अपना लस्टर या फिर अपनी शाइन खो देते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टार्निशिंग बोलते हैं। होता क्यों है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट O2, CO2 या फिर वाटर वेपर जो होती है, ये क्या करती हैं, जब उसके सरफेस पर रिएक्ट करना शुरू कर देती है। ठीक है, इसके बाद है हम लोगों के पास इफेक्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन डेली लाइफ। देखो, सिल्वर का जो आपका मेटल और जो सिल्वर का आपका सरफेस होता है वो टार्निश हो जाता है। कॉपर का ऑफ कोर्स सेम चीज होती है, टार्निश होने लगता है, वो काला पड़ने लगता है। तो ये डेली रिएक्शंस होती हैं आपकी। प्रिवेंशन क्या होती है आपकी रस्टिंग की, सबसे पहला प्रोटेक्टिव कोटिंग्स। हम लोग क्या करते हैं, एक लेयर
ठीक है। पेंटिंग, बहुत सारे लोग पेंटिंग कर देते हैं, पेंटिंग करते हैं ना हम लोग मेटल्स के अपने गेट्स पर या इन सब चीज़ों पर, तो ये हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, एक लेयर हम लोग लगा देते हैं जिसकी वजह से जो आपकी ऑक्सीजन होती है या फिर जो आपकी CO2 या एयर मॉइस्चर जो होता है आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, वो उस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है और हमारे गेट लंबे समय तक सेफ रहते हैं या फिर चल पाते हैं। सबसे पहले हम लोग कोटिंग कर देते हैं, पेंट्स हम लोग कर देते हैं, गैल्वेनाइजिंग जब हम लोग जेड एंड जिंक की एक लेयर लगा देते हैं किसी भी आयरन सरफेस के ऊपर या फिर कोई भी अगर हम लोग सरफेस के ऊपर पेंट, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं लेयर लगा देते हैं। वो लेयर का काम क्या होता है, वो लेयर एज अ बैरियर काम करती है। आपकी जितने भी एटमॉस्फेयर में ये ऑक्सीजन गैस होती है, मॉइस्चर होता है, तो वो बैरियर की तरह काम करती है, वो रिएक्ट नहीं करने देती है, जिसकी वजह से जो आपका मेटल होता है वो कोरोड होने से बच जाता है। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास रेंसिडिटी, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। रेंसिडिटी क्या है, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जो कि फैट्स और ऑयल्स खाने के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से होता है, जिसकी वजह से हमारा जो खाना है वो स्पॉइल हो जाता है और हमें अनडिजायरेबल यानी कि जो चेंजेस हमें नहीं चाहिए वो चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। टेस्ट खराब हो जाता है, ओडर यानी स्मेल खराब हो जाती है और उनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी आपकी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉमनली ऑब्जर्व इन कुकिंग ऑयल्स, नट्स, सीड्स एंड वेरियस फूड प्रोडक्ट, जिनके अंदर हमारे फैट्स या फिर ऑयल्स जो होते हैं वो रखते हैं अपने अंदर। ठीक है। ये आपकी रेंसिडिटी होती है। अगेन इसके भी हमारे क्या होते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, इसके भी हमारे कॉजेज होते हैं। देखो कॉजेज क्या होते हैं रेंसिडिटी के, सबसे पहले ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमारे आसपास हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 गैसेज, एयर्स प्रेजेंट होती हैं, एयर प्रेजेंट होती है और इसके साथ साथ हम लोग देख पाते हैं कि मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है और यही मॉइस्चर क्या करता है, ये जो हमारे ऑयल्स और फैटी फूड्स के अंदर जितने भी हमारे फैट्स या फिर ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं ना उनके साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है। और जैसे ये रिएक्शन हमारी हो जाती है, उसी रिएक्शन की वजह से हम लोगों को अपने खाने के अंदर रेंसिडिटी देखने को मिल जाती है। कॉजेज सबसे पहला ये है। दूसरा कॉज है आपका एक्सपोजर टू लाइट। अगर आप लोग ज्यादा टेम्परेचर को रेज कर देंगे या फिर ऑफकोर्स देखो अगर आप लाइट के सामने किसी भी सब्सटेंस को लेकर आ रहे हो तो उसका टेम्परेचर ऑफकोर्स रेज ही होगा, राइट, इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो जब आपका जितना भी फूड है, जब आप उसको लाइट के थ्रू ज्यादा एक्सपोजर दे रहे हो, आप उसको ज्यादा लाइट में रख रहे हो, तो क्या होता है उसके थ्रू हमारा पैकेज्ड खाना या फिर जो नॉर्मल हमारे खाने होते हैं या जो भी हमारे फूड सब्सटेंसेस होते हैं वो लाइट को ज्यादा पड़ने की वजह से क्या कर देते हैं, एक्सपोजर ऑफ लाइट होने की वजह से वो रेंसिड होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं। ठीक है। हाई टेम्परेचर, अगेन जितना भी ज्यादा आपका हाई टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर को रेज करेंगे उतना ही ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा। किसका फैट्स का, ऑयल्स का, जिसकी वजह से अगेन आपका फूड जो है वो रेंसिड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है आपके पास इफेक्ट ऑफ अगेन मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन। देखो कॉजेज हम लोगों ने पढ़ लिया, रेंसिडिटी क्या होती है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं रेंसिडिटी के प्रिवेंशन। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट को फूड के अंदर ऐड कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर देते हैं, यानी कि अगर हम लोग उन एंटीऑक्सीडेंट को अपने फूड के अंदर डाल देंगे तो वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करेंगे, जिसकी वजह से हमारी रेंसिडिटी जो है वो नहीं हो पाएगी, हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा है हमारे पास, हम लोग जितने भी आपके सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर फैट या फिर ऑयल होते हैं उनको नाइट्रोजन गैस के साथ फिलअप कर सकते हैं। जितने भी आपके चिप्स के पैकेट्स होते हैं, कुरकुरे के पैकेट होते हैं, ये सब के सब नाइट्रोजन गैस के थ्रू फिल्ड अप होते हैं, जिनकी वजह से आपका खाना आपका रेंसिड या फिर खराब नहीं होता है। इसके बाद है आपके पास, आप खाने को रेफ्रिजरेटर में रख सकते हो। देखो मैंने आप लोगों को अभी कॉजेज में बताया कि जब आपका टेम्परेचर हाई होता है बहुत ही ज्यादा, तो टेम्परेचर हाई होने की वजह से आपका खाना रेंसिड यानी बेकार हो सकता है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को लो रखोगे थ्रू रेफ्रिजरेटर तो आपका खाना जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, प्रिवेंट होगा हमारा। किसकी वजह से प्रिवेंट होगा, रेंसिड होने से प्रिवेंट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है आपके पास, हम लोग क्या कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर, ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल नहीं, एयर टाइट कंटेनर। यहाँ पे आप लोग क्या करते हो, एयर को प्रिवेंट करते हो अंदर आने से, सो दैट मॉइस्चर या फिर जो एयर होती है वो खाने के साथ रिएक्ट नहीं कर पाती है। ठीक है। और इसके बाद है कैन बी रिटार्डेड, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। अगर लाइट से एक्सपोजर होने से आपका खाना बेकार हो रहा है तो लाइट से दूर रखने पे आपका खाना सेफ रहेगा। यह है आपका रेंसिड। और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म। और बहुत बहुत शुक्रिया इस चैप्टर का पार्ट 2 देखने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। मिलते हैं पार्ट 3 में, जहां पे हम लोग आपके लिए गिने चुने 25 क्वेश्चंस ऐसे लेकर आएंगे जो आपको इस क्वेश्चन या फिर इस चैप्टर के थ्योरेटिकल प्लस
कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को बिल्कुल क्लियर कर देंगे। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। हिट लाइक एंड सब्सक्राइब, फॉलो GME फॉर मोर ऐसे ही अपडेटिंग लेक्चर्स के लिए। थैंक यू एवरीवन।